अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग 9th की न्यू केमिस्ट्री बुक के चैप्टर 8 की एक्सरसाइज देख रहे हैं, जिसमें आज हम लोग जो है कंस्ट्रक्टेड रिस्पांस क्वेश्चंस को जो है वो डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो इसमें हमारे पास सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है, सपोज अ न्यू एलिमेंट इज डिस्कवर्ड, वेयर वुड यू लाइक टू अकोमोडेट दिस एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल। सबसे पहले वो बात करते हैं कि मिसाल के तौर पर एक नया एलिमेंट जो है वो डिस्कवर हुआ, तो उसको आप पीरियोडिक टेबल में कहाँ रखेंगे, किस पोजीशन पे रखेंगे। तो इसको जो है वो बताना है। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि पीरियोडिक टेबल में हम लोग एलिमेंट्स किस बेस पे रखते हैं। तो यहाँ पे वो बात करते हैं कि इफ अ न्यू एलिमेंट इज डिस्कवर्ड, अगर एक नया एलिमेंट जो है वो डिस्कवर होता है, इट्स प्लेसमेंट इन द पीरियोडिक टेबल डिपेंड ऑन इट्स एटॉमिक नंबर। तो इसकी जो प्लेसमेंट है, इसकी जो जगह है, वो डिपेंड करेगी उसके एटॉमिक नंबर पर, क्योंकि बिकॉज पीरियोडिक टेबल इज अरेंज बाय इंक्रीजिंग द एटॉमिक नंबर। क्योंकि पीरियोडिक टेबल जो है वो एटॉमिक नंबर की इंक्रीजिंग पर, ठीक है, एटॉमिक नंबर पर जो है उसको हम लोगों ने उसकी बेस पर अरेंज किया हुआ है। तो ये डिपेंड करेगा कि उस एटम का या उस एलिमेंट का एटॉमिक नंबर क्या है, उसके अकॉर्डिंग हम उसको जगह देंगे। इट ऑल्सो डिपेंड ऑन इट्स इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। उसकी हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन भी देखेंगे कि उसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, आया कि वो एस ब्लॉक में है, पी ब्लॉक में है, पी एस शेल में है, पी शेल में है, डी में है या एफ में है। सिंस दिस डिटरमाइन विच ग्रुप एंड पीरियड इट बिलोंग्स टू। फिर उसके अकॉर्डिंग हमें पता चलेगा ना कि किस पीरियड से है, किस ग्रुप में हम लोगों ने इसको रखना है, इसकी कन्फिग्रेशन के अकॉर्डिंग। इट्स केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज हेल्प टू डिसाइड वेदर इट बिलोंग टू एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक। और उसकी फिर हम लोग फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज को भी डिस्कस करेंगे, देखेंगे कि इसकी प्रॉपर्टीज क्या है, ताकि हम लोगों को पता चल सके कि हमने इसको किस ब्लॉक में रखना। तो मेजर 3 चीज़ें हैं। सबसे पहले हम लोगों ने क्या देखना है, उसका एटॉमिक नंबर देखना है, क्योंकि पीरियोडिक टेबल एटॉमिक नंबर की बुनियाद पे जो है वो अरेंज की गई है। नेक्स्ट हम लोग सेकंड चीज़ क्या देखेंगे, हम लोग उसकी जो है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखेंगे, ताकि हम लोग ये डिसाइड कर सकें कि उसको हम लोगों ने किस ग्रुप और किस पीरियड में रखना है। थर्ड, हम उसकी केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करेंगे, देखेंगे, उसको स्टडी करेंगे, ताकि हम ये देख सकें कि उसको हम लोगों ने किस ब्लॉक में रखना है। तो ये 3 बातें जो है इसके अकॉर्डिंग, इस बेस पे जो है हम लोग नए डिस्कवर होने वाले एलिमेंट्स की प्लेसमेंट करेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन, व्हाट इज द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ पीरियोडिक टेबल, विल इट लूज एन इलेक्ट्रॉन और गेन इट। अब वो सबसे पहले वो कहते हैं कि जो हमारे पास पीरियोडिक टेबल है उसका पहला जो एलिमेंट है वो क्या है, और वो आया कि इलेक्ट्रॉन लूज करेगा या गेन करेगा। ये चीज़ भी हम लोगों ने डिस्कस करनी है। तो हमारे पास सबसे पहले यहाँ पे आ जाते कि फर्स्ट हमारे पास जो एलिमेंट है वो तो हाइड्रोजन है। द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ पीरियोडिक टेबल इज हाइड्रोजन विद एटॉमिक नंबर 1, और उसका एटॉमिक नंबर क्या है, 1 है, ठीक है। सो हाइड्रोजन इज यूनिक। अब वो हाइड्रोजन जो है वो एक यूनिक एलिमेंट है। इट कैन आइदर लूज और गेन इलेक्ट्रॉन। ये इलेक्ट्रॉन को लूज भी कर सकता है और गेन भी कर सकता है। इसके पास दोनों कैपेबिलिटीज हैं। ये इलेक्ट्रॉन को लूज भी कर सकता है, गेन भी कर सकता है, डिपेंडिंग ऑन केमिकल रिएक्शन। और ये डिपेंड करता है कि ये किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, इसका केमिकल रिएक्शन किस चीज़ के साथ हो रहा है। अब ये हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे बात करते हैं कि इन एसिड्स इट यूजुअली लूज इलेक्ट्रॉन। अगर हम इसका एसिड के साथ रिएक्शन कराएं तो ये क्या करता है, ये इलेक्ट्रॉन को लूज कर देता है एंड एग्जिस्ट एज H पॉजिटिव आयन, और ये कैटाइन की फॉर्म में आ जाता है। लेकिन इन आयोनिक कंपाउंड, लेकिन अगर हम इसका रिएक्शन आयोनिक कंपाउंड के साथ कराएं विद मेटल्स, जैसे कि मेटल्स हो गई लाइक NaH, सोडियम के साथ हम लोग ने इसका रिएक्शन करा लिया, इट गेन इलेक्ट्रॉन। तो ये क्या करता है, सोडियम से इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेता है एंड एग्जिस्ट एज हाइड्राइड आयन, और ये हाइड्राइड आयन H नेगेटिव आयन की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। तो ये डिपेंड करता है कि किस एलिमेंट के साथ जो है रिएक्ट कर रहा है, किस एटम के साथ। तो इसके अंदर अल्कली मेटल्स की, अगर ये हमारे पास जो है एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा है, तो इसके अंदर अल्कली मेटल्स की प्रॉपर्टीज आ जाएंगी। अल्कली मेटल्स की तरह जो है इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है। लेकिन अगर ये मेटल्स के साथ रिएक्ट करता है तो जस्ट लाइक हैलोजन्स, ये उनसे इलेक्ट्रॉन जो है वो ले लेता है। तो ये हमारे पास इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3, एटॉमिक रेडियाई ऑफ बोरॉन एंड एल्यूमिनियम आर 88 पिकोमीटर एंड 125 पिकोमीटर रिस्पेक्टिवली। अब यहाँ पे वो बात करें कि बोरॉन का जो एटॉमिक रेडियाई है वो 88 है और एल्यूमिनियम का है 125। विच एलिमेंट इज एक्सपेक्टेड टू लूज इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन्स इजीली। अब वो कहते हैं आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि कौन सा इलेक्ट्रॉन जो है वो
कौन सा एलिमेंट जो है वो इजीली इलेक्ट्रॉन को लूज कर देगा। तो एटॉमिक रेडियाई को जो है हम लोग डिटेल से स्टडी कर चुके हैं ऑलरेडी कि ऐसा एलिमेंट जिसका एटॉमिक रेडियाई ज़्यादा होता है उसके अंदर कैपेबिलिटी होती है कि वो आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज कर दे। अब यहाँ पे हमारे पास इसका आंसर है कि एल्यूमिनियम विल लूज इलेक्ट्रॉन मोर इजीली देन बोरॉन। एल्यूमिनियम जो है वो बहुत आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा एज कम्पेयर टू बोरॉन, बिकॉज अब यहाँ पे इसकी रीज़न दी हुई है एल्यूमिनियम हैज़ लार्जर एटॉमिक रेडियस, क्योंकि एल्यूमिनियम का जो साइज़ है रेडियस है एटॉमिक रेडियस एटॉमिक साइज़ है वो ज़्यादा है। द वीकर द अट्रैक्शन बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, जिसकी वजह से क्या होगा कि न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन के दरमियान जो अट्रैक्शन है वो वीक हो जाएगी। सो इट इज़ ईजियर टू लूज एन इलेक्ट्रॉन, इस वजह से उसके लिए आसानी हो जाएगी कि वो इलेक्ट्रॉन को लूज कर सके एज कम्पेयर टू बोरॉन। बोरॉन की निस्बत उसके पास इलेक्ट्रॉन को लूज करना ज़्यादा आसान है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ पे वो बात करता है कि हाउ वुड यू फाइंड द एटॉमिक रेडियस ऑफ एटम। किसी भी एटम का एटॉमिक रेडियस हम लोग किस तरह से फाइंड करते हैं, तो ये चीज़ जो है वो कहते हैं आप लोग बताएं कि किस तरह से फाइंड किया जाता है। तो एटॉमिक रेडियस में ही हमारे पास ये टॉपिक में मौजूद है कि इट इज़ पॉसिबल टू मेजर द रेडियस ऑफ एन एटम। वो कहते हैं किसी भी एटम का रेडियस फाइंड करना पॉसिबल है व्हेन इट इज़ बॉन्डेड टू एन आइडेंटिकल एटम, जब वो अपने ही जैसे किसी एटम के साथ जुड़ा हुआ हो। एटॉमिक रेडियस इज डिफाइंड एज द हाफ द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियस ऑफ टू आइडेंटिकल बॉन्डेड एटम। अब यहाँ पे वो यही बात करते हैं कि एटॉमिक रेडियस जो है दो आइडेंटिकल बॉन्डेड एटम के दरमियान जितना डिफरेंस है, जितना फासला है, उसके हाफ को हम लोग एटॉमिक रेडियस कहते हैं। और इट इज़ एक्सप्रेस्ड इन पिकोमीटर, इसको पिकोमीटर में जो है वो एक्सप्रेस किया गया है। उसके अलावा वो बात करता है कि फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे उसने मिसाल भी दी है, डिस्टेंस बिटवीन द टू न्यूक्लियाई ऑफ बॉन्डेड कार्बन एटम इज 154 पिकोमीटर, हाफ ऑफ द डिस्टेंस इज 77 इज देयर फॉर द रेडियस ऑफ कार्बन एटम। यहाँ पे वो ये बात कर रहे हैं कि दो कार्बन एटम जब आपस में जुड़े हुए होते हैं तो इनका जो एटॉमिक रेडियस होता है वो 154 होता है, इनका डिस्टेंस जो होता है वो 154 होता है। अगर हम इसका हाफ करें तो वो हमारे पास 77 पिकोमीटर होगा और यही कार्बन का एटॉमिक रेडियस है। तो इस तरह से हम लोग जो है किसी भी एटम का या किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक रेडियस जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ पे वो बात करते हैं कि वाई इज इट नॉट पॉसिबल फॉर ऑक्सीजन एटम टू एक्सेप्ट 3 इलेक्ट्रॉन to form O3 negative ion like nitrogen which can accept electron to form nitrogen 3 negative। अब यहाँ पे वो सवाल कर रहे हैं, वो कहते हैं कि ऐसा क्यों है कि ऑक्सीजन जो है वो 3 इलेक्ट्रॉन लेकर O3 नेगेटिव नहीं बना सकता जबकि नाइट्रोजन ऐसा कर सकता है, तो उसकी वजह बताएं। तो यहाँ पे हमारे पास जो है इसका आंसर दिया हुआ है कि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हम लोग सबसे पहले देख लेते हैं। यहाँ पे वो बात करते हैं कि द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ ऑक्सीजन इज 1s2, पहले शेल में इसके 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, दूसरे में s में 2 होते हैं और p में 4 होते हैं। ठीक है, ऑक्सीजन है 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ये इसका आखिरी शेल है। इसमें कितने हैं, 4 और 2 6 इलेक्ट्रॉन है, नीड ओनली 2 मोर इलेक्ट्रॉन, और इसको 2 और इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है ताकि अपना ऑक्टेट अपने आखिरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट कर ले। टू कंप्लीट इट ऑक्टेट सो इट फॉर्म 2 नेगेटिव आयन। अब जब ये 2 इलेक्ट्रॉन लेगी तो ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन लेने पे -1 चार्ज आता है, 2 इलेक्ट्रॉन लेने पर -2 चार्ज आता है। तो अब ये जब 2 इलेक्ट्रॉन लेगा, आपने इसने अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना है, 2 इलेक्ट्रॉन ले लिए, इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, तो ये 2 नेगेटिव आयन बनाएगा। इफ ऑक्सीजन, अगर वो कहते हैं कि एक्सेप्ट 3rd इलेक्ट्रॉन, अगर ऑक्सीजन अब उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, अगर इसके बावजूद वो तीसरा इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है एंड ऑलरेडी फुल ऑक्टेट, तो यहाँ पर ऑलरेडी फुल ऑक्टेट हो चुका है, 8 इलेक्ट्रॉन उसके आखिरी शेल में हो चुके हैं, कॉजिंग वेरी स्ट्रॉन्ग रिपल्शन। तो अब ये इलेक्ट्रॉन बहुत ज़्यादा रिपल्शन काज करेंगे, उस आने वाले नए इलेक्ट्रॉन को ये धकेलेंगे। दिस मेक O3 नेगेटिव हाईली अनस्टेबल, जिसकी वजह से जो O3 नेगेटिव आयन बन रहा था वो इंतहाई अनस्टेबल होगा एंड इम्पॉसिबल टू एग्जिस्ट, और उसका वजूद में आना, उसका वहाँ पे कायम रह जाना नामुमकिन होगा अंडर नॉर्मल कंडीशन में। हाँ, अगर हम लोग कंडीशन चेंज कर दें तो ऐसा पॉसिबल हो सकता है, लेकिन नॉर्मल कंडीशन में ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता। वाइल नाइट्रोजन है 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, जबकि अगर हम नाइट्रोजन की बात करें, नाइट्रोजन के आखिरी शेल में 5 इलेक्ट्रॉन है एंड इट कैन एक्सेप्ट 3 इलेक्ट्रॉन, और ये अपने 3 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके टू अचीव अ स्टेबल ऑक्टेट, ऑक्टेट कब इसका कंप्लीट होता है,
नाइट्रोजन 3 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके अपना ऑक्टेट कंप्लीट करती है, लेकिन अगर ऑक्सीजन अपने 3 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर ले तो उसका ऑक्टेट डिस्टर्ब हो जाता है, वो हाईली अनस्टेबल हो जाता है। इस वजह से उसके लिए पॉसिबल नहीं है कि वो 3 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर सके, जबकि नाइट्रोजन की क्योंकि आखिरी शेल में 5 इलेक्ट्रॉन है तो उसके लिए पॉसिबिलिटी है कि वो 3 इलेक्ट्रॉन को गेन करके अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर ले। तो यहाँ पे हमारे जो है कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो जाते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में जो है हम लोग डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस को जो है वो डिस्कस करेंगे। अगर यहाँ पे कोई कन्फ्यूजन हो आपको तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।